जब वो अपने दरबार की तरफ जा रहा होता है जहाँ एजे खातून मौजूद होती है, वो सब लोगों को कह रही होती है कि मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा था कि दाग की बेटी कभी भी गोग घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि दाग गोग के सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी, बल्कि ये कहा कि मैं कुमा खातून से जलती हूँ और हमेशा जंग के बाद सुलह आती है और अमन आता है। तो फिर क्या हुआ? इतने में अल पाको दरबार में दाखिल होता है और एजे खातून से कहता है कि कुमा खातून मर गई है। ये सुनकर एजे खातून बहुत हैरान रह जाती है। वहाँ पर काया और तैमूर भी मौजूद होते हैं जो कि अल्पागो के बेटे हैं। अल्पागो जाकर तख्त पर बैठ जाता है। तैमूर उससे पूछता है कि बतूगा कैसा है। अल्पागो उसे बताता है कि वो आखिरी सांस तक मुझसे बात नहीं करेगा। तैमूर अल्पागो से कहता है कि उसकी माँ मर गई है और वो बहुत तकलीफ में है। अल्पागो तैमूर और काया को समझाने के लिए अपने तख्त के पीछे लिखे कानूनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि 9 मुकद्दस कानूनों में से 5वां कानून कौन सा है कि नस्ल के साथ जो गद्दारी करेगा वो दरअसल नस्ल को मारता है, और रिवायत यही कहती है कि हमें उसे मानना होगा। एजे खातून अपने दोनों बेटों से कहती है कि गौर से सुन लो, तुम दोनों में से एक दिन कोई एक गो खान बनेगा और तुम लोगों को ये बात अच्छे से जाननी है। और फिर वो दानिश अता से कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ ना, और दानिश अता कहता है कि जी, एजे खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर वो अल्पागो से मुखातिब होकर कहता है कि रवायात की पासदारी करने वाले को हमेशा माना जाता है और जो रवायात की पासदारी नहीं करता उसको सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है। इतने में बलामीर और वारगी बे दरबार में दाखिल होते हैं। अल्पागो बलामीर से पूछता है कि क्या मेरा हुक्म पूरा कर दिया गया है। बलामीर उसे कहता है कि जी सरदार खान, आपका हुक्म पूरा कर दिया गया है। महल में जितने भी दाग लोग मौजूद थे उन सबको मार दिया गया है। वारगी बे अल्पागो से कहता है कि अब हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। अल्पागो कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है खुलकर कहो। वारगी बे कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक तमाम दाग लोग मारे जा चुके हैं सिवाय एक के, और वो है बतूगा, और उसे मारने के लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। तल्तूक बे ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि बतूगा हमारे सरदार का बेटा है। फिर वो अल्पागो से मुखातिब होकर कहता है कि आप हमारे सरदार हैं, आपका जो भी हुक्म होगा हमें कबूल होगा, लेकिन बतूगा आपका बेटा है और उसके अंदर गोग का खून है। एजे खातून ये सुनकर कहती है कि उसको दूध पिलाने वाली माँ दाग कबीले की है। दानिश अता कहता है कि अगर हम खुद को तसल्ली देने के लिए ये कह भी दें कि उसके अंदर गोग का खून है, लेकिन हम इस बात को फरामोश नहीं कर सकते कि उसकी माँ दाग कबीले की है। सल्तूक बे कहता है कि ऐसे मत करो दानिश अता। अगर देखा जाए तो एजे खातून भी रूस की शहजादी है और तैमूर और काया उसके बेटे हैं, लेकिन ऐसी बातों को बुनियाद बनाकर हम बातूगा को सज़ा नहीं दे सकते, ना ही उस पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। एजे खातून ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और सल्तूक से कहती है कि सोच समझ कर बात करो। मेरे बेटों की माँ कोई गद्दार नहीं है। मैं तो गो खान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं कुमा खातून की तरह गद्दारी नहीं करूँगी। सल्तूक बे ये सुनने के बाद एजे खातून से कहता है कि कुमा खातून और उसके बाप को गद्दारी की सज़ा दी जा चुकी है और बातूगा अभी बहुत छोटा है, वो तो बदला लेने के लायक भी नहीं है। दानिश अता कहता है कि वो आज छोटा है लेकिन कल को बड़ा ज़रूर होगा। फाकी भी कहता है कि दाग और गो की कभी भी एक औलाद नहीं हो सकती। कल को उसके पास हुकूमत के सभी राज होंगे और ऐन मुमकिन है कि वो भी अपनी माँ की तरह हमारे राज फाश कर दे। एजे खातून कहती है कि हम पहले ही इस महल में एक दुश्मन को पाल चुके हैं। वो दाग है जिसने एक माजूर बेटा पैदा किया, और अब हम एक और दुश्मन को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते। दानिश अता कहता है कि एजे खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि कल को बातूगा हमसे ज़रूर अपनी माँ का बदला लेना चाहेगा। तैमूर कहता है कि बातूगा कैसे बदला ले सकता है जबकि उसका एक हाथ और पाँव सलामत नहीं है। बलामीर ये सुनकर कहता है कि बदला लेने के लिए हाथ और पाँव की ज़रूरत नहीं होती, अकल की ज़रूरत होती है। दानिश अता कहता है कि कल को उसकी अकल को ख़ानदान का खात्मा करने के लिए काफ़ी होगी, और ये भी मुमकिन है कि अगर बातूगा जिंदा रहा तो वो कल को तख्त के लिए भी कोशिश कर सकता है। अल्पागो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है बस बहुत हुआ, बातूगा मेरा बेटा है। दानिश अता उसे कहता है कि बतूगा तुम्हारा बेटा ज़रूर है, लेकिन तुम सिर्फ उसके बाप नहीं हो अल्पागो। या तो तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा या फिर रियासत। अल्पागो के लिए फैसला करना इंतहाई तकलीफ दे होता है। बिलाखिर वो कहता है कि जल्लाद को लेकर आओ। बतूगा जो अपने कमरे में बहुत डरा सहमा लेटा होता है, दानिश अता 2 सिपाही लेकर वहां पहुंच जाता है
और उसे लेकर दरबार की तरफ आता है। दरबार में पहुंचकर वो सबकी तरफ देखता है और उसकी नज़र जल्लाद पर पड़ जाती है और वो और भी डर जाता है। फिर वो अपने बाप की तरफ देखता है जिसके पास एक कमान होती है। अल्पागो बातूगा से कहता है कि महल में मौजूद सभी दाग लोग मारे जा चुके हैं सिवाय एक दाग के, और वो तुम हो। फिर अल्पागो वो कमान जल्लाद को दे देता है और बातूगा बहुत बेबसी से अपने बाप की तरफ देखता है कि अब मैं यकीनन मरने वाला हूँ। जैसे ही जल्लाद कमान से उसका गला दबाने की कोशिश करता है, बातूगा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। तैमूर बातूगा के पास आ जाता है और अल्पागो भी उसे उठाने की कोशिश करता है। आकिस जो कि एक पहाड़ पर खड़ी ये 15 साल पहले का वाकया याद कर रही होती है, वो कहती है कि उस दिन के बाद उसने बातूगा को कभी नहीं देखा और अपने कबीले के मुर्दों को दफनाने के बाद जब वो लोग अपने वतन से चले गए तो उसने ये भी सुना कि उसी दिन बातूगा की अकल भी उसके जिस्म से कूच कर गई। फिर वो कहती है कि उसने जो दुख देखे थे शायद उन्हें भुलाने के लिए उसकी अकल चली गई, लेकिन क्या वो मुझे भी भूल गया? उस दिन जो लड़की यतीम हुई, क्या वो उसको भूल गया? क्या उसे याद नहीं कि उस दिन गोखान ने हम में से एक ही माँ को मार डाला और दूसरे के बाप को मार डाला? क्या वो सब भूल चुका है? अगर वो भूल भी चुका है तो मैं उसमें से कुछ भी नहीं भूली, और उन दो बदनसीब बच्चों का बदला मैं एक दिन गोखान से ज़रूर लूंगी। फिर आकिस घोड़े पर सवार दाग कबीले आती है। फिर दाग कबीले का मंजर दिखाया गया है जहाँ उसके दोस्त सिरमा और यमन अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं। आकिस वहाँ आती है और यमन से कहती है कि क्या तुम्हें लड़की मिल गई है जो तीर फेंक कर घर बना रहे हो। कोनाता आकिस को बताता है कि यमन ने कहा है अगले हफ्ते वो उसे नसब में मात देगा और फिर तीर अंदाजी के मुकाबले में अव्वल आकर लड़की को जीत लेगा। आकिस मुस्कुराकर कोनाता से पूछती है कि आपने इसकी बात पर यकीन कर लिया। यमन कहता है कि जब मुकाबले में मैं लड़की को जीत जाऊंगा और अगले दिन हम शादी रखेंगे तो तुम देख लेना। ये सुनकर सिरमा कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आकिस कहती है कि हम सिल्क रूट पर काफले की सफाई करेंगे और वहां से सब हासिल करेंगे।